लेट्स कंटिन्यू विद पार्ट 3 ऑफ द हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। तो बहुत ही लंबा चैप्टर है, दिस इज अ थर्ड पार्ट। तो अब हमने कहाँ तक सीखा था? हमने सीख लिया था रीजन्स तक, ठीक है। तो क्या था लास्ट टॉपिक? रीजन्स एंड एम्पायर। ये सीख लिया हमने कि नए नए रीजन्स आए, उन्होंने पैन रीजनल एम्पायर्स बनाए और जब वो खत्म हुए तब भी उनका इम्पैक्ट रह जाता था दूसरे रीजन्स पे खत्म होने के बाद भी। अब आया कि इस टाइम पीरियड में और क्या बदलाव आए ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स में। सबसे पहले रिलीजन क्या होता है? रिलीजन होता है बिलीफ ऑफ पीपल इन गॉड या फिर इन अ सुप्रीम पावर। और ये रिलीजन पर्सनल बिलीफ होता है, ठीक है, कि मैं आप एक बंदा किसमें बिलीव करता है। तो द 1000 years ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग, जो हम अभी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट्स इन रिलीजियस ट्रेडिशंस। तो रिलीजियस ट्रेडिशंस में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई ड्यूरिंग दिस पीरियड। पीपल्स बिलीफ इन डिवाइन दैट इज गॉड वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल। और ये जो लोगों का भगवान में विश्वास था वो पर्सनल था, ठीक है, हर किसी का अपना पर्सनल चॉइस होती है। बट मोर यूजुअली इट वॉज कलेक्टिव। बट ज्यादातर लोग इसको प्रैक्टिस कैसे करते थे? कलेक्टिवली। जैसे पूजा पाठ कब करते हैं? कलेक्टिवली, सारे इकट्ठे होकर कीर्तन करते हैं। तो चाहे अब अगर आप उसमें विश्वास करते हो पर्सनली तो आप उस कीर्तन में चले जाओगे। जैसे अगर कोई हनुमान जी में विश्वास रखता है और वहां पे बालाजी की कोई चौकी हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो जो बंदा उसमें विश्वास रखता है वहां पे चौकी में तो सब कलेक्टिवली प्रे करेंगे, तो वो उसका हिस्सा बन सकता था, ठीक है। प्रैक्टिस कलेक्टिवली किया जाता था। कलेक्टिव बिलीफ इन अ सुपर नेचुरल एजेंसी रिलीजन दैट इज रिलीजन वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज। अब जब वो हमारे को प्रैक्टिस करना होता था लोगों को उसको, तो वो कैसे प्रैक्टिस करते थे? जो सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होके, किसी ना किसी सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होके कलेक्टिवली प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। नाउ एज द सोशल एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे? जैसे किसी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, जैसे शिरोमणि वो जो है प्रबंधक कमेटी जो गुरुद्वारे को मैनेज करती है, गोल्डन टेम्पल को, तो वो कलेक्टिवली उसी की कमेटी है जो उसी को रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं और उसी को ही इकोनॉमिक फंड्स वगैरह वो उसी में ही जाते हैं कमेटी के पास, और वही फिर आगे खर्चा करते हैं गुरुद्वारे को डेवलप होने का। ऐसे ही मंदिरों की भी कमेटीज बनी होती हैं अलग अलग। तो कलेक्टिव बिलीफ इन सुपर नेचुरल एजेंसी, जो कलेक्टिव बिलीफ था लोगों का एक ही पर्टिकुलर गॉड में या रिलीजन में, दैट वाज कनेक्टेड, उसको वो किसके साथ कनेक्टेड होता था? सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, उस कम्युनिटी की सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जैसे जैन्स होते हैं तो उनकी अलग कम्युनिटीज बनी होती है। एज द सोशल वर्ल्ड्स ऑफ दीज ग्रुप्स ऑल्टर्ड सो टू डिड देयर बिलीव्स। तो जैसे जैसे सोशल चेंजेस आए इनके बिलीव्स में भी बदलाव आने लग गए। मतलब कौन से बिलीव्स? रिलीजियस बिलीव्स में। जैसे जैसे सोशली ग्रुप्स चेंज होते जा रहे थे, जो आज भी होता है हमारे यहाँ। तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती जाती है वैसे वैसे लोगों के बिलीव्स में भी बदलाव आते रहते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट द इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन व्हाट वी कॉल्ड हिंदुइज्म टुडे। और हमारा जो हिंदुइज्म है उसमें भी, जो रिलीजन है हिंदुइज्म का, उसमें भी इसी टाइम पे बहुत सारे बदलाव आए। तो ये एक अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर नोट ऑन ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स वो भी आ सकता है। दीज इंक्लूडेड, क्या क्या बदलाव आए? वर्शिप ऑफ न्यू डीटीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टीज, मतलब राजे महाराजे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करने लगे, रॉयल्टीज मतलब रॉयल रूलर्स, एंड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मणास प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी। और ब्राह्मणास की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गई इस टाइम पे। तो मेन रिलीजन में चेंजेस क्या थे? कि हिंदुइज्म में बहुत सारे चेंजेस आए, वर्शिप ऑफ डीटीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मणास, और वो डोमिनेशन करने लग गए। क्यों? क्योंकि वही एक लोग थे जिनको संस्कृत की नॉलेज थी और जो संस्कृत की बुक्स वगैरह पढ़ते थे, और कॉमन लोगों को संस्कृत की नॉलेज नहीं थी, सो दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न ब्राह्मणास अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, जिसके कारण उनको रिस्पेक्ट भी मिलती थी और वो डोमिनेंट पोजीशन में आ गए। वॉज कंसोलिडेटेड, उनकी डोमिनेंट पोजीशन कंसोलिडेट हो गई, मतलब मिल गई, किससे? बाय द सपोर्ट ऑफ द पेट्रन्स, न्यू रूलर्स। एंड हु वर द पेट्रन्स? दे वर द न्यू रूलर्स हु वर सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज, मीन्स न्यू रूलर्स हु वर सर्चिंग फॉर देयर ओन स्टेटस। तो क्या करते थे? पेट्रन्स का मतलब है रूलर्स जो सपोर्ट करें। तो कई लोग होते हैं ना, जैसे कि कईयों का लोग कर देते हैं कि इस बच्चे का खर्चा पानी मैं दूंगा, या इस बंदे का खर्चा पानी। जैसे अकबर के अंडर बीरबल था, तो अकबर ने कहा हुआ था कि बीरबल का पूरा खर्चा पानी मैं दूंगा। तो अकबर वॉज पेट्रन ऑफ बीरबल, मतलब अकबर की शरण में था बीरबल। ऐसे ही बहुत सारे, जैसे तानसेन वगैरह समझ लो, ऐसा था नहीं, आई डोंट नो, बट मैं सिर्फ आपको रिमेंबरिंग के लिए एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे राजा को जो बंदा लगता था इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए, जैसे तानसेन जो गाने गाता था, तो अगर वो लगता है राजा को कि ये इंपॉर्टेंट है बंदा, तो राजा कहता था कि मैं तेरा पेट्रन हूँ, खर्चा पानी मैं सब करूंगा, बस तूने मेरे हिसाब से काम करी जाना है। तो पेट्रन्स, ऐसे पेट्रन्स जो उन रूलर्स को, उन ब्राह्मणास को, पंडितों को क्या करते थे? उनको सपोर्ट करते थे, पेट्रन बन जाते थे, उनका खर्चा पानी उनको अपनी शरण में ले देते थे, खर्चा पानी खुद मैनेज करते थे। क्यों? क्योंकि उन रूलर्स को भी अपना स्टेटस बनाना होता था, नए रूलर्स को। तो वो कहते थे कि ब्राह्मण इतना इंपॉर्टेंट है, अगर हम भी इसका पेट्रन बन जाएंगे तो हमारी भी उतनी ही स्टेटस प्रेस्टीज बढ़ जाएगा। तो हु इज द पेट्रन हियर? अ इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन। तो
ऑब्वियसली खर्चा पानी उठाना तो अमीर बंदा होना चाहिए और उसने दूसरे बंदे को सपोर्ट करना है। और वो दूसरा बंदा कौन हो सकता है? कोई भी आर्टिस्ट हो सकता है, क्राफ्ट पर्सन हो सकता है, लर्नेड मैन या नोबल हो सकता है, कोई भी इंटेलिजेंट बंदा भी हो सकता है जो राजा को लगता है कि मुझे वो चाहिए बंदा अपने लिए। तो राजा कहेगा कि चलो भाई तुम मेरे साथ ही रहो, तुम्हारा खर्चा पानी मैं करूंगा, मैं तुम्हारा पेट्रन हूँ। नाउ वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ दिस पीरियड वाज, तो व्हाट वाज अ मेजर डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ रिलीजन? दैट इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, ऑफ अ लविंग पर्सनल डिटी दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और इलेबोरेट रिचुअल्स। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जो भी इंपॉर्टेंस थी किसकी थी? उसकी ब्राह्मण्स की। बट एक आइडिया इमर्ज हुआ कि तुम भक्ति करो, इंडिपेंडेंटली करो, तुम्हारे को कोई भी प्रीस्ट की एड हेल्प लेने की या इलेबोरेट बड़े बड़े रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण्स की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें खर्चा पानी भी बहुत इन्वॉल्व होता है। इतनी सारी सामग्री लाओ, फिर ब्राह्मण जो पंडित आता है उसको आप दक्षिणा दो, तो बहुत ज्यादा नाना करते भी बहुत खर्चा हो जाता है। तो इस टाइम पे एक ऐसा आइडिया इमर्ज हुआ भक्ति का। भक्ति मतलब कि आप पर्सनल डिटी की अपने हिसाब से भक्ति कर लो, इंडिपेंडेंटली भक्ति कर लो, विदाउट द हेल्प ऑफ प्रीस्ट और विदाउट एनी इलेबोरेट रिचुअल्स। और इसने और किसमें हेल्प करी? इसने हेल्प करी कि जो ब्राह्मण्स की डोमिनेटिंग पोजीशन बनती जा रही थी उसको रिड्यूस करने में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता आइडिया। नेक्स्ट, दिस वॉज द पीरियड वेन द न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सबकॉन्टिनेंट। अब नए नए रिलीजन अपीयर हो रहे थे। क्यों? क्योंकि बाहर से लोग आ रहे थे। तो इस टाइम पे मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स ब्रॉट द टीचिंग ऑफ होली कुरान इन 7th सेंचुरी टू इंडिया इन 7th सेंचुरी। तो ये क्वेश्चन आएगा कि कब लाया था इस्लाम, कौन लाया था? मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स। और किस सेंचुरी में? 7th सेंचुरी में इस्लाम को इंडिया में ले आए थे। मुस्लिम रिगार्ड कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ वन गॉड दैट इज अल्लाह। तो वो मानते हैं कि एक ही गॉड है सुप्रीम और वो गॉड कौन है? अल्लाह। Whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him। और उस भगवान की कृपा उस पर बनी रहती है, उन लोगों पर बनी रहती है जो अल्लाह में, हिम देखो, हिम इज यूज फॉर गॉड हियर, दैट इज वाई एच इज कैपिटल। तो जो अल्लाह में विश्वास रखते हैं, भगवान उनके ऊपर अपनी कृपा, अपनी दया और अपनी काइंडनेस बनाए रखते हैं विदाउट रिकॉर्ड टू सोशल बैकग्राउंड, आपका सोशल बैकग्राउंड कैसा भी हो। नाउ मेनी रूलर्स वर द पेट्रन्स ऑफ इस्लाम एंड उलामा, and who were ulamas? They were learned theologians and jurists। तो मैनी रूलर्स, बहुत सारे रूलर्स जो थे वो पेट्रन्स ऑफ इस्लाम थे, मतलब इस्लाम को फॉलो करते थे या इस्लाम पे खर्चा पानी करते थे। और उलामास के भी पेट्रन्स थे। उलामास कौन होते हैं? जैसे हिंदूज में पंडित होते हैं वैसे ही मुस्लिम्स में जो इस्लाम रिलीजन होता है उसमें जो कादरी होते हैं, जो मॉस्क वगैरह में बैठते हैं, जो प्रवचन देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको उलामा बोलते हैं। और हु वर उलामास, तो आप ये दो वर्ड लिखोगे, दे वर लर्नेड थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्ट्स। थियोलॉजियंस कौन होते हैं? दे आर एक्सपर्ट इन द रिलीजन या एक्सपर्ट पर्सन इन द स्टडी ऑफ गॉड या एक्सपर्ट इन थियोलॉजी। एंड थियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ गॉड, या हिंदी में बोले तो धर्मशास्त्री। तो ये हु वर उलामास, दे वर लर्नेड थियोलॉजियंस, मतलब दे वर लर्नेड पीपल, दे वर एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ गॉड, एंड ज्यूरिस्ट्स मतलब दे वर एक्सपर्ट इन लॉ ऑल्सो, राइट। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन वेराइटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। तो जैसे हिंदुइज्म में जो भी हमारी रामायण महाभारत उसकी इंटरप्रिटेशन या फिर भगवत गीता कह लो, इंटरप्रिटेशन डिफरेंट बंदे डिफरेंट तरह से करते हैं, ऐसे ही इस्लाम में भी जो उनके फॉलोअर्स थे वो उसको डिफरेंट वे में टीचिंग्स का इंटरप्रिटेशन करते हैं। देयर वर, अब यहाँ पे बताते हैं कि दो तरह के मुस्लिम्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। वन इज शिया मुस्लिम्स। अब ये मुस्लिम क्या बिलीव करते हैं? दैट प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ, ये जो मेन प्रॉफिट मोहम्मद थे जिन्होंने इस्लाम रिलीजन की स्थापना करी, उनके जो आगे दामाद थे, सन इन लॉ थे अली, ही वॉज द लेजिटिमेट लीडर। लेजिटिमेट मतलब लीगल लीडर। कौन है? वही है मुस्लिम कम्युनिटी के। बट एक सेक्ट या एक अलग सेगमेंट है मुस्लिम्स की जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, जो एक्सेप्ट क्या करते हैं, जो ये मानते हैं, दे एक्सेप्ट द अथॉरिटी, दे एक्सेप्ट द रूल ऑफ अर्ली लीडर्स दैट इज खलीफास। तो वो खलीफास जो पुराने लीडर्स थे मुस्लिम्स के, उनको बोला जाता था खलीफास। तो वो मानते हैं कि नहीं, जो मुस्लिम रिलीजन है वो किसकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं? खलीफा की एंड उनके सक्सीडिंग खलीफास की। तो जो पुराने लीडर्स कोई होते होंगे मुस्लिम रिलीजन में, खलीफास बोलते हैं उनको, तो खलीफास और उनके आगे सक्सेसर्स को वो मानते हैं टू बी द लीडर ऑफ द मुस्लिम रिलीजन। सो ये आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। नाउ देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ, दैट इज हनाफी एंड शाफी, मेनली इन इंडिया। तो ये मुस्लिम्स के दो स्कूल ऑफ लॉज भी होते हैं, मतलब दो अलग अलग, आप समझ लो इसमें अलग थोड़ा सा अलग प्रीचिंग्स होती हैं, उनको बोलते हैं हनाफी एंड शाफी। वो भी इंडिया में उस टाइम पे पाए जाते थे। तो दो सेक्ट्स ऑफ मुस्लिम थे, शिया मुस्लिम एंड सुन्नी, एंड दो स्कूल्स ऑफ लॉ थे, हनाफी एंड शाफी। इनके नाम आपको आने चाहिए, राइट। तो सुन्नी शिया मुस्लिम्स थे, वो मानते थे लेजिटिमेट लीडर या किसकी अथॉरिटी होनी चाहिए, वो किसकी टीचिंग्स को फॉलो करते थे? प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉज की अथॉरिटी मानते थे, और सुन्नी मुस्लिम खलीफास को फॉलो करते थे, राइट। नाउ तो हमने क्या पढ़ा कि इस टाइम पे हिंदुइज्म में और ये मुस्लिम रिलीजन में चेंजेस आ रहे थे, मतलब मुस्लिम रिलीजन जो इस्लाम रिलीजन है वो हमारे इंडिया में आ रहा था और हिंदुइज्म में ये सब चेंज हो रहे थे। अब आ रहा है लास्ट टॉपिक, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। अब वो कहते हैं कि बहुत सारे हिस्टोरियंस में
सोच ही डिफरेंट है अबाउट हिस्टोरिकल पीरियड्स। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं लाइक हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज द पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स एज अ क्लॉक और कैलेंडर। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है दैट हाउ हिस्टोरियंस व्यू द टाइम एज, तो दे डोंट सी टाइम एज पासिंग ऑफ आवर्स, डेज एंड ईयर्स एज अ क्लॉक या कैलेंडर। जैसे क्लॉक में हम टाइम देखते हैं कि टाइम बीतता जा रहा है, या कैलेंडर में हम देखते हैं मंथ्स, डेज, वीक्स खत्म होते जा रहे हैं, बट हिस्टोरियंस इसको ऐसे नहीं स्टडी करते। अकॉर्डिंग टू देम टाइम रिफ्लेक्ट्स सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस हो रहे हैं। तो हिस्टोरियंस के लिए टाइम डेज, मंथ्स, ईयर्स, क्लॉक या कैलेंडर के हिसाब से नहीं होता, वो स्टडी करते हैं चेंजेस इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स, कि सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस के कारण लोगों के आइडियाज और बिलीव्स में कैसे बदलाव आ रहा था। हिस्टोरियंस के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, वो इस हिसाब से टाइम को देखते हैं। द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट्स, दैट इज पीरियड्स। और हिस्टोरियंस अपनी ईजिली स्टडी करने के लिए पास्ट को वो डिफरेंट सेगमेंट्स में, दैट इज डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड कर लेते हैं। और कैसे डिवाइड करते हैं, हाउ द सेगमेंटेशन ऑफ द पीरियड इज डन ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर एक पीरियड में कुछ शेयरिंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो उसको इकट्ठा स्टडी करते हैं। जैसे अब हम कर रहे हैं, हमने क्लास 6 में पढ़ी एंशिएंट हिस्ट्री, तो उसमें एक ही तरह का सब कुछ स्टोरी में चल रहा था कि अभी तक हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। तो वो सारी पुरानी है कि पहले हंटर गैदरर्स थे, फिर एग्रीकल्चर आया, फिर सेटल हो गए, उसके बाद स्टेट्स बननी शुरू हो गई, सिटीज डेवलप हुई, स्टेट्स बनी, फिर रूलर्स आने शुरू हो गए। तो वो सारी एंशिएंट हिस्ट्री थी। अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं, तो ये मेडिवल हिस्ट्री है। हम इसको हिस्टोरियंस ने उसको बोल दिया एंशिएंट हिस्ट्री उस पीरियड को, और इस टाइम पीरियड को 1000 ईयर्स 700 से 1750 को बोल दिया मेडिवल पीरियड। ये भी हिस्टोरियंस ने ही क्लासिफिकेशन करी है। ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि मिड 19th सेंचुरी में क्या हुआ था। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अब ये डिवीजन क्या दिखाता था, इट वाज ओनली बेस्ड ऑन द आइडिया कि हिंदुस्तान में कुछ और तो हो ही नहीं रहा था, सिर्फ रूलर्स चेंज हो रहे थे। सबसे पहले हिंदू रूलर्स होते थे, फिर मुस्लिम रूलर्स होते थे, फिर ब्रिटिश रूलर्स। तो कहने का मतलब कि क्या हिंदुस्तान में कोई और बदलाव नहीं आ रहा था, इतना कुछ हो रहा था, ग्रामर चेंज हो रही थी, लैंग्वेज चेंज हो रही थी। बट जो ब्रिटिशर्स ने ये डिवीजन करी है टाइम पीरियड की, उससे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में और कुछ हुआ ही नहीं। आर्यभट्टा जी ने 0-0 बना दिया, सब कुछ हो गया, आयुर्वेदा आ रहा था, उसमें डेवलपमेंट चल रही थी, तो हर जगह पे डेवलपमेंट चल रही थी। बट ब्रिटिशर्स ने जब ऐसे पीरियड में डिवाइड करा इंडिया की हिस्ट्री को, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में, तो उनने किस हिसाब से सेगमेंटेशन करी कि जैसे इंडिया में कुछ और बदलाव तो हो ही नहीं रहा था जी, बस इंडिया के जो रूलर्स थे, जो लोग यहाँ पे रूल करते, वही चेंज हो रहे थे। पहले हिंदू थे, वो मुस्लिम आ गए, फिर ब्रिटिशर्स आ गए, और तो कोई डेवलपमेंट हुई नहीं। सो दिस डिविजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन ऑफ रूलर्स वॉज द ओनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज, कि सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट चेंज हो रहा था वो सिर्फ, मतलब और बदलाव तो हो ही नहीं रहा था। इकोनॉमी में, सोसाइटी में, कल्चर में कोई और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। बस क्योंकि हिस्टोरियंस को ये डिवीजन नहीं पसंद आई, सो दिस वाज इग्नोर्ड बाय देम। एंड दिस डिवीजन, पहले तो ये डिवीजन ने क्या इग्नोर किया, रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, की जो हमारे यहाँ पे इतने बदलाव हो रहे थे, इतनी डाइवर्सिटी है, उस सबको इग्नोर कर दिया। और बस किस बेसिस पे डिवीजन कर दी कि भाई इंडिया में रूलर्स चेंज हो रहे थे, इंडिया में और तो कुछ हुआ ही नहीं। अब बहुत सारे हिस्टोरियंस को, फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे। फ्यू मीन्स ना के बराबर, बहुत ही कम ऐसे हिस्टोरियंस हैं, एंड ये पीरियडाइजेशन को गलत माना जाता है, सही नहीं माना जाता। मोस्ट लुक टू, तो ज्यादातर हिस्टोरियंस है वो किसको देखते हैं, टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट। तो हिस्टोरियंस, बट जो मेनली हिस्टोरियंस कंसिडर करते हैं इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को। जब वो हिस्ट्री में पीरियडाइजेशन को, मतलब हिस्ट्री में जो पुराने पीरियड को डिवाइड करते हैं, वो सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, ऐसी डिवीजन को कंसिडर नहीं करते। द हिस्ट्रीज यू रेड लास्ट ईयर इंक्लूडेड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज, दैट इज हंटर गैदरर्स, अर्ली फार्मर्स, पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस, एंड अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स, जो शुरू में आई थी। तो दिस हिस्ट्री इज कॉल्ड एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, देन द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मेडिवल हिस्ट्री। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ, और इस हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, पेजेंट सोसाइटीज, राइज ऑफ रीजनल एंड इंपीरियल स्टेट फॉर्मेशंस, शाही, इंपीरियल का मतलब शाही, बड़ी बड़ी स्टेट्स बननी शुरू हो गई थी, और समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पैस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल, उनको हटा के भी स्टेट्स बनी। डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म हुआ, इस्लाम मेजर रिलीजन आया, अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आई। तो ये सब फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स है मेडिवल हिस्ट्री के। These 1000 years of Indian history witnessed considerable change. अब इसमें बहुत ज्यादा बदलाव हुआ, जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा था। After all, the 16th and 18th centuries were quite different from the 8th or 11th. Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without, that is with its problems. तो अगर हम पूरे हिस्ट्री को एक ही पीरियड में पढ़ेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगी पढ़ना। Moreover, medieval period is often contrasted with modern period. अब जो मॉडर्न पीरियड में जो हमारा चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम मेडिवल पीरियड में इंक्लूड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मॉडर्निटी कैरीज विद इट्स
सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होगा, मटेरियल प्रोग्रेस जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो लोगों में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल, डेमोक्रेसी, इस सब की डेवलपमेंट हो रही है। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट मेडिवल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाटसोएवर। तो इससे क्या पता चलता है कि जो मेडिवल पीरियड जो जिन चीज़ों में लैक कर रहा था वो मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री में हम पढ़ लेंगे। किस किस को लैक कर रहा था, वो मटीरियल प्रोग्रेस को और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को। सो इसका मतलब जो बेसिकली हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को डिवाइड किया गया, एंशिएंट हिस्ट्री जो हमने पिछले साल पढ़ी 6th में, मेडिवल हिस्ट्री जो इस साल पढ़ रहे हैं, एंड मॉडर्न हिस्ट्री जो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो 1000 years द सोसाइटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स वर ट्रांसफॉर्म्ड ऑफन एंड इकोनॉमीज इन सेवरल रीजन्स रीच्ड अ लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी दैट अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी। अब इन्हीं 1000 years में सोसाइटीज़ में बदलाव आए, हमारी इकोनॉमी में बहुत चेंज आया, हम एक लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी पे बढ़ गए थे, पहुंच गए थे, जिसके कारण यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज अट्रैक्ट हुई। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, दैट व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज एंड इकोनॉमिक्स। आर इकोनॉमीज रीच द लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी विच अट्रैक्टेड, 2 reasons है इसके, ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी एंड economies reached a level of prosperity which attracted European trading companies। तो यहाँ पे हमारी ये खत्म होती है एक्सप्लेनेशन चैप्टर की। अब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे जिसमें हम मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, बिकॉज आई हैव बीन फ्रेमिंग एंड आई थिंक मैंने 60-70 क्वेश्चन तो ऑलरेडी फ्रेम कर भी लिए हैं। तो पेज वाइज वील ट्राई कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस कर सकें कि हर पेज में कितने कितने क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। सो ऑल द बेस्ट गाइज।